हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नाम पर सर और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई, जो हमारा ये वन शॉट यानी कि गन शॉट सीरीज जो चल रही है आप लोगों के लिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर किया। उसमें हमने आपका मोस्ट डिमांडेड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंप्लीट किया। और आज हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। जिन बच्चों को शेयर्स अच्छे से आ चुका है, जिन बच्चों को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अच्छे से आ चुका है, उनको डिबेंचर्स में कैसी भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही आएगी। बट आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात बताऊं, आप लोगों को मैं एक बेस्ट बात बताऊं। यस सर, बताइए। आज ये चैप्टर में ऐसा पढ़ाने वाला हूं ना, जिस नोट से पढ़ाने वाला हूं ना, मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा। आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल विद प्रूफ कि क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। सबसे पहला नोट्स बाय गब्बर सर, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है सर? बेटा, आपने शेयर वाला जब चैप्टर किया था, शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ओनर्स फंड, और जो शेयर होल्डर्स होता था वो ओनर होता था। लेकिन यहां पर जो आपके पास डिबेंचर्स है ना, ये डिबेंचर्स एक तरीके से आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, एक कर्जा होता है लंबे समय का। इसलिए हम डिबेंचर्स को नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। आपने किसी से पैसा लिया, इन रिटर्न उसको एक कागज का टुकड़ा दिया है जिस पर सब लिखा हुआ है। आपने इससे इतना पैसा लिया है, इतने दिनों बाद देंगे विद इंटरेस्ट, जो भी ये सारी चीज है वो क्या होता है? डिबेंचर्स होता है, और जो कि एक नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। यानी डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। रिटेन इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेप्ट के बारे में बताता है, और कंपनी की कॉमन सील भी होती है, मतलब कि एक कागज का टुकड़ा जो बताता है कि आपने इतने डिबेंचर्स दिए हैं, ये आपके डिबेंचर होल्डर हैं, इतने समय बाद आप उनको पैसा दोगे, और कंपनी की मोहर भी होती है जो कागज साबित कर दे कि हां आपने पैसा लिया है। इसके साथ साथ कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड विद इंटरेस्ट अ फिक्स रेट हाफ ईयरली। ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इसमें आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि आपने जो पैसा लिया है डिबेंचर होल्डर से, कितने टाइम बाद आप उस पैसे को दे दोगे, और उस पैसे पर जो इंटरेस्ट होती है वो आपको हर साल 6-6 महीने के हिसाब से पे करना पड़ता है, जो कि एक चार्ज होता है। डिबेंचर की जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज होती है। डिबेंचर पर होने वाली इंटरेस्ट एक चार्ज होती है। सर, चार्ज का मतलब क्या होता है? चाहे आपको पैसा मिले, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, डिबेंचर एक लायबिलिटी है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड जाएगा। मैंने आपको एक अप्रोच बताया था जिसका नाम था क्लियर अप्रोच, और क्लियर अप्रोच में एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी। तो डिबेंचर भी क्या है? एक लायबिलिटी है। तो अगर आपके जो डिबेंचर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उस केस में आप चाहे उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आप चाहे डिबेंचर का अकाउंट बना रहे हो, आप चाहे डिबेंचर का लेजर बना रहे हो, उसको हम कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर डिबेंचर यानी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो आप चाहे उसका अकाउंट बना रहे हो, चाहे लेजर बना रहे हो, चाहे जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, उसको कहां डालेंगे? डेबिट साइड में। यह ध्यान रखना, जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो हमारे डिबेंचर इंक्रीज होते हैं, और जब कंपनी डिबेंचर्स का पेमेंट करती है तब हमारे डिबेंचर्स रिड्यूस होते हैं, यानी कि कम होते हैं। ठीक है? ये मैंने आपको बताया, डिबेंचर इशू होगा तो डिबेंचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और डिबेंचर का पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर डिक्रीज होगा।
अब सवाल आता है कि सर हम जो डिबेंचर हैं वो उसे कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके शेयर्स थे ना, आप शेयर्स को कैश में कर सकते थे, आप शेयर्स को कंसीडरेशन अदर देन कैश में कर सकते थे, ऐसे डिबेंचर है। डिबेंचर को आप कैश में इशू कर सकते हो, एट पार कर सकते हो, एट प्रीमियम कर सकते हो, एट डिस्काउंट कर सकते हो। एट पार का मतलब आप 100 रुपए ले रहे हो और 100 रुपए का डिबेंचर ही दे रहे हो। एट प्रीमियम का मतलब आप ज्यादा रुपए ले रहे हो लेकिन कम का डिबेंचर दे रहे हो। एट डिस्काउंट का मतलब कि आप डिबेंचर ज्यादा के दे रहे हो लेकिन पैसा आप कम ले रहे हो। ठीक है, तो सारे केस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आपको दे रखा है, चलिए मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाला समझाता हूं। चलिए देखो बेटा जी, आपको याद होगा जब भी हम शेयर्स को इशू कर रहे थे तो वहां पर एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था, सेकंड कॉल था, फाइनल कॉल था। ठीक उसी तरीके से जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे तो यहां पर भी एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा और फाइनल कॉल होगा। जिस तरीके से एप्लीकेशन पे पैसा आता है शेयर्स में, ऐसे ही सबसे पहले डिबेंचर में भी एप्लीकेशन पर पैसा आएगा। और जब भी पैसा आएगा, यानी कि चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, हर केस में बेटा हम दो दो एंट्री पास करेंगे। एक एंट्री होती है पैसे के जाने की और एक एंट्री होती है डिबेंचर्स के जाने की और एक एंट्री होती है पैसे के आने की। यानी एक होता है मनी रिसीव और एक होता है ड्यू। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जाता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों इसको डेबिट किया? क्योंकि पैसा आया है। और टू डिबेंचर एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर इसको आपने डेबिट क्यों करा है, सॉरी क्रेडिट क्यों करा है? जो भी हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन है, डिबेंचर अलॉटमेंट है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल है, डिबेंचर सेकंड कॉल है, डिबेंचर फाइनल कॉल है, ये सारे अकाउंट बेटा पर्सनल अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का यहां पर रूल चलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर उन्होंने पैसा दिया है इसलिए उसको क्रेडिट किया है। मैंने यहां लिखा भी है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आगे चलते हैं। अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे क्या होगा बेटा? आपके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर गया तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। अब यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट क्यों करा? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। डिबेंचर्स को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि डिबेंचर एक लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट करा। तो एप्लीकेशन की दो एंट्री हो गई। अब जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री है वो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल की फर्स्ट एंट्री, सेकंड कॉल की फर्स्ट एंट्री, फाइनल कॉल की फर्स्ट एंट्री। और जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री है वो सबकी, मतलब कि एप्लीकेशन की फर्स्ट को सेकंड कर देंगे और सेकंड को फर्स्ट कर देंगे। यहां मैंने आपको बताया भी है। देखो एप्लीकेशन की एंट्री पहली क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पैसा आया और किससे आया? जिन्होंने हमसे डिबेंचर की एप्लीकेशन मांगी है। उसके बाद अब इनको हम क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एंट्री क्या हो गई? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सर इसको डेबिट क्यों करा? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। सर इसको क्रेडिट क्यों करा? ये लायबिलिटी है और जब हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब बात आई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहली एंट्री होती है डिबेंचर के जाने की, बाद में पैसा आता है। तो डिबेंचर गया तो एंट्री हुई डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर गया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हर एंट्री में मैंने विद रीजन लिखा हुआ है, हर एंट्री में मैंने रीजन लिखा हुआ है। इसको क्यों डेबिट कर रहे हो सर, इसको क्यों क्रेडिट कर रहे हो सर? विद रीजन लिखा है ताकि जो बच्चों का कुछ अदर स्ट्रीम के भी बच्चे होते हैं वो भी थोड़ा सा लॉजिक समझ पाए। ठीक है, तो ये सारी एंट्री है। चलो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जैसे शेयर्स में था ना, जब आपने शेयर जितने निकाले उससे ज्यादा पब्लिक ने शेयर मांग लिए
तो उसे आप ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। ऐसे ही आपने डिबेंचर्स निकाले और उससे ज्यादा पब्लिक ने डिबेंचर्स मांग लिए तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा डिबेंचर्स मांग लिए पब्लिक ने, जब पब्लिक ने ज्यादा डिबेंचर मांग लिए तो दो रास्ते हो सकते हैं आपके पास, या तो आप सारा का सारा पैसा क्या कर दो, वापस कर दो, या फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे एडजस्ट कर दो। जब आपके पास पैसा आ रहा था आप एंट्री पास कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और अब अगर आपके पास से पैसा जाता है तो आप एंट्री पास करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्ते हैं। अगर एडजस्ट किया जाएगा मतलब प्रो राटा होगा तो उस केस में एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। और अगर आप उसे रिजेक्ट करते हो, रिफ्यूज करते हो, रिटर्न करते हो मतलब वापस कर रहे हो, तो पैसा वापस कर रहे हो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि दोनों एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन तो कॉमन ही है, दोनों एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन कॉमन है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें साथ में हो, प्रोराटा भी हो रहा हो और कुछ वापस भी किया जा रहा हो, तो हम एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक, जितना वापस किया वो बैंक में, ठीक है, और ओवरऑल अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, ध्यान रखिएगा प्रीमियम अगर मेंशन नहीं है तो किस पे होता है, अलॉटमेंट पर होता है, यस सर। बट जो भी हमारी एंट्री होती है डिबेंचर्स के देने वाली, जैसे एप्लीकेशन पर डिबेंचर्स के देने वाली एंट्री जो होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अलॉटमेंट में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फर्स्ट कॉल में डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, इन्हीं एंट्री में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। अगर मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट पे, और मेंशन है तो जिसमें मेंशन है उसमें ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये भी आपका एक कैपिटल प्रॉफिट की तरह देखा गया है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिबेंचर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर डिबेंचर इशू करे हैं तो प्रीमियम है, जो फेस वैल्यू है उससे कम पर करें हैं तो क्या है, डिस्काउंट है। जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर करें तो प्रीमियम है, और जो फेस वैल्यू है उससे कम पर करें तो बेटा क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है, यस सर। तो बेटा जी आप याद रखिएगा सबसे पहली बात, जिस तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है उसी तरीके से ये जो डिस्काउंट है ना वो डेबिट होता है। सर डेबिट कहां होता है, डिबेंचर्स को देने वाली एंट्री में। सपोज अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बट एक लॉजिक मुझे आप बताइए, ये जो डिस्काउंट है क्या आपके लिए एक एक्सपेंस है, क्या आपके लिए एक्सपेंस है, क्या आपके लिए एक लॉस की तरह है, क्या आपके लिए एक एक्सपेंस है, क्या आपके लिए एक लॉस की तरह है, यस सर बिल्कुल है। जब मैं हमारे डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करूंगा तो जितना डिस्काउंट मैंने दिया है वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है, वो मेरे लिए एक लॉस है। इसी रीजन की वजह से जनरल एंट्री में डिस्काउंट को मैं कहां डाल रहा हूं, डेबिट में डाल रहा हूं, यस सर। और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, इस डिस्काउंट को खत्म करने की। तो राइट ऑफ कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि इसकी एंट्री क्या पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या फिर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट में बी रिटन ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। जो आपका डिस्काउंट है ना बेटा उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा।
डिबेंचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड नॉमिनल वैल्यू, मतलब जब आप जनरल एंट्री पास करोगे डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जहां पर डिस्काउंट शामिल है, जिस पर डिस्काउंट शामिल है, उसके डिबेंचर जाने वाली एंट्री में डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ये एक कैपिटल लॉस है। ठीक है, यस सर, ये रही आपके सामने एंट्री। सपोज अलॉटमेंट पर डिस्काउंट था, तो बेसिक एंट्री होती डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर जाने वाली। क्योंकि यहां पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को हमने क्या करा है, डेबिट करा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसको हम लॉस की तरह भी देख सकते हैं, इसको हम एक्सपेंस की तरह भी देख सकते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। डिस्काउंट यहां पर एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, इसलिए आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए डिबेंचर्स को आपने क्रेडिट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा, आपने डिबेंचर को इशू करा पार पर, डिबेंचर को इशू करा प्रीमियम पर, और डिबेंचर को इशू करा डिस्काउंट पर। क्या ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम डिबेंचर्स को कैश के अलावा भी इशू कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं, और इसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आपने डिबेंचर इशू करा है, उसके बदले में पैसा नहीं लिया, उसके बदले में या तो आपने किसी के बिजनेस की एसेट्स परचेस करी है, या फिर किसी का पूरा बिजनेस परचेस किया है। या तो आपने किसी के बिजनेस की एसेट्स परचेस करी है, या फिर आपने पूरा का पूरा किसी का बिजनेस ही परचेस कर लिया है। तो अगर आप किसी की एसेट्स परचेस करते हो, जिस पर्सन से आप एसेट्स खरीदते हो उसको हम बोलते हैं वेंडर। और आपने अगर एसेट्स खरीदी तो आपके पास क्या आ रही है, एसेट्स आ रही है, तो सेंट्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेंट्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास एसेट्स आ रही है, सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है, वेंडर से, तो सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इन वेंडर को हमने क्या दिया, डिबेंचर्स दिया, तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। अगर आपने इन डिबेंचर्स को प्रीमियम पर दिया होता तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर आपने डिस्काउंट पर दिया होता तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इस तरीके से जनरल एंट्री करते। बट अगर आपने किसी का बिजनेस ही परचेस कर लिया, अगर आपने किसी का बिजनेस ही परचेस कर लिया, तो आपके पास एसेट्स भी आएगा, आपके पास लायबिलिटी भी आएगा, आपके पास एसेट्स भी आएगा और आपके पास लायबिलिटी भी आएगा बेटा। ठीक है, तो सारी एसेट्स को आप कहां डालोगे, जनरल एंट्री में डेबिट साइड में। सारी एसेट्स को कहां डालोगे, जनरल एंट्री में डेबिट साइड में। और सारी लायबिलिटी को कहां डालोगे, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में। जब आप किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो तो सारी की सारी एसेट्स कहां डालोगे, डेबिट साइड में, और सारी की सारी लायबिलिटी कहां डालोगे, क्रेडिट साइड में। बट क्या यह पॉसिबल है कि एसेट साइड का टोटल यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर हो? नहीं सर, जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम देखेंगे क्या ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो हम सीआर साइड यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्स्ट्रा एग्जाम में, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल, गुडविल। ठीक है, चलो अब यहां पर आपको दे रखा है वही जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने वेंडर को जो डिबेंचर है वो पार पर दिए हैं तो वेंडर डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, टू डिबेंचर। प्रीमियम पर दिए हैं तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पर दिए हैं तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये एक नया टॉपिक है, डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है, मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है और मैंने कुछ गिरवी रखा हुआ है, वो मेरी जो गिरवी रखा हुआ है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है।
एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है, प्राइमरी सिक्योरिटी है, और जिसको मैं बोलता हूं मॉर्गेज। मैंने जो गिरवी रखा आपके पास, जो चीज गिरवी रख के पैसा लिया है, वो मॉर्गेज है, प्राइमरी सिक्योरिटी है। अब आपने मुझसे कहा कि सर ये जो आपने चीज गिरवी रखी है ना, अगर हम इसको बेचते हैं तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आ पाएगा जितने का आपने लोन ले रखा है। मैंने कहा अच्छा, ये क्या बात हुई भाई? उन्होंने कहा सर ज्यादा चालाक मत बनो, पिटाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भैया ये जो चीज तुम गिरवी रख रहे हो ना, इससे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितने का आपने हमसे लोन लिया है। तो कंपनी क्या करती है, वो जो प्राइमरी सिक्योरिटी है ना, उसके साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी दे देती है डिबेंचर्स के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। यानी जब भी हम एडिशनल सिक्योरिटी किसी को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। तो यहां पर वही कहा गया है, डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोलेटरल का मतलब एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना? जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो उसके लिए कभी कभी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ एडिशनल सिक्योरिटी डिबेंचर भी देती है। क्या लिखा हुआ है? जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो कभी कभी जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है ना, प्राइमरी के साथ साथ एडिशनल भी देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। और हमने यहां पर एज अ कोलेट्रल क्या दिया, डिबेंचर दिया। अब मेरी बात सुनना, जब मैं पैसा देने में असमर्थ हो जाऊंगा, जब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तब कंपनी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वहां से पैसा रिकवर करेगी। और जब वहां से भी पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तब मेरे जो डिबेंचर्स हैं उसको बेचेगी। तो क्या ऐसा होने का चांसेस ज्यादा है? नहीं सर, रेयर चांसेस है। तो हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। जो आपने डिबेंचर को इशू करा है एज अ कोलेट्रल, आप या तो उसको शो करो या फिर शो मत करो। आपके पास दो ऑप्शन है। जो आपने डिबेंचर को इशू करा एज अ कोलेट्रल, आप चाहो तो उसे शो करो, आप चाहो तो उसे शो मत करो। तो बेटा जी यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड कहता है कि जो आपने डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करें, आप उसको शो मत करो। तो ऐसे केस में सिर्फ एक एंट्री पास होगी, जहां पर आपके पास पैसा आ रहा है, आपने बैंक से लोन लिया, आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और ये पैसा किसका है, बैंक का लोन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर इसका कभी कभी बैलेंस शीट में बोला जाए तो बैंक अकाउंट कहां जाता है, एसेट्स में जाएगा, और बैंक लोन कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। लेकिन सेकंड मेथड आपसे कहता है कि अगर आपने डिबेंचर को इशू करे हैं, भले ही 1% चांस है, लेकिन चांस तो है। तो ऐसे केस में जो आपने डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करे हैं, उसकी भी आप जनरल एंट्री पास करोगे। ये एंट्री तो पास करोगे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री तो पास करोगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसके साथ साथ जो आपने डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेट्रल, उसकी भी एंट्री पास करोगे। क्या होगी उसकी एंट्री पास? उसकी एंट्री पास होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सर ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्यों डेबिट करा है? बेटा हमने ये एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर दिया है। हमने यहां पर एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर दिया फिलहाल के लिए। जब हम पेमेंट कर देंगे तब हम इसकी एंट्री को रिवर्स करके इसको खत्म कर देंगे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है कि हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, हमने फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसका यहां पर अभी कोई भी लेना देना नहीं है। जब हम इसका पेमेंट कर देंगे, जब हम इसका पेमेंट कर देंगे तो इस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप शो करो या आप शो मत करो। अगर शो नहीं करते हो तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, और शो करते हो तो ये वाली एंट्री आपकी आएगी। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आप इसको बैलेंस शीट में डालते हो तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एसेट्स में जाएगा, और डिबेंचर्स
लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप डिबेंचर सस्पेंस में डालोगे तो बेटा वो एसेट्स है, और डिबेंचर में डालोगे तो लायबिलिटी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट? ठीक, अब बात आई डिबेंचर के इंटरेस्ट की। अब बात आ गई डिबेंचर के इंटरेस्ट की। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में क्या होगा, डिबेंचर के इंटरेस्ट वाले केस में क्या होगा? मैंने आपसे बताया था डिबेंचर जो होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट, वो एक चार्ज होता है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना पड़ेगा। जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट है वो देना ही देना पड़ेगा बेटू, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे ऊपर एक एक्सपेंस है? यस सर है, यस सर है। कभी कभी जब डिबेंचर इंटरेस्ट की लिमिट क्रॉस हो जाती है, कभी कभी जब डिबेंचर इंटरेस्ट की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इस डिबेंचर की इंटरेस्ट पर हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो जहां से हमारे पास ये डिबेंचर की इंटरेस्ट आ रही है ना, वहीं से इनकम टैक्स कट के आता है। यानी कि अगर आप इसकी एंट्री पास करोगे, यहां मैंने लिखा भी है, ये एंट्री पास करोगे जब आपकी इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर। सपोज पूरे साल का जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था वो 50,000 था, तो दो टुकड़ों में कर देंगे, 25,000 और 25,000, दो टुकड़ों में कर देंगे, 25,000 और 25,000, तो 6 महीने 25,000 25,000, तो 25,000 तो यहां आ गया। अब सपोज आपसे कह रहा है कि डिबेंचर टीडीएस जो है, इनकम टैक्स जो है वो 10% है, तो 25,000 का 10% आ जाएगा यहां 2500, और 25,000 में से 2500 माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो आ जाएगा डिबेंचर होल्डर, वो आ जाएगा आपका डिबेंचर होल्डर में। ठीक है बेटा, तो एंट्री देख लो, जब भी आपकी इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगी आप एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करा सर? क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज हुई और यहां भी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इसीलिए उसको क्रेडिट करा है। अब जब हम इनका पेमेंट करेंगे तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे ही 6 महीने बाद ये 3 एंट्री दोबारा से रिपीट होंगी, और जब पूरा साल क्लोज हो जाएगा तो जो आपकी डिबेंचर की इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पेमेंट की एंट्री और ये लास्ट में राइट ऑफ की एंट्री। ठीक है, अब ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म्स ऑफ इशू। इतने पर इशू, इतने पर रिडीम। रिडीम का मतलब है कि भाई आपका जो डिबेंचर है उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। जो आपके डिबेंचर्स हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हमें उनका पेमेंट करना पड़ता है। तो डिबेंचर इशू एट दिस, रिडीम एट दिस, तो चेंजेस होते रहते हैं कि इतने पर इशू हुआ, इतने पर हम उसे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं बाबू। तो पहला केस है इशू एट पार, रिडीम एट पार। इसका मतलब है कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर दिया, 100 रुपए ही लिए और भविष्य में भी 100 रुपए ही देने हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। तो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पैसा आया और डिबेंचर गए। केस 1 बहुत ही सिंपल। केस सेकंड, केस सेकंड, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। यानी कि जब आपके पास पैसा आया तो आपने पैसा कम लिया और जब पेमेंट करोगे तो पूरा देना पड़ेगा। तो शुरुआत में ही आपका कुछ घाटा है जिसको फिलहाल आप क्या कह रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब यहां पर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को हमने क्या करा है, डेबिट करा है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे केस की 2 एंट्री करते हैं, तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है बेटा। आप लोग समझो कि सर ये गलत तो नहीं है, नहीं बेटा वो गलत नहीं है। आप 2 एंट्री भी कर सकते हो, आप 1 एंट्री भी कर सकते हो, आप 2 एंट्री भी कर सकते हो, आपके ऊपर है।
ऑप्शन आपके ऊपर है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। उसके बाद केस 3, जहां पर आपने इशू करा है प्रीमियम पर, रिडीम करा है पार पर, यानी पैसे आपने शुरुआत में ज्यादा लिए, डिबेंचर्स कम का दिया, और पेमेंट जब करोगे तो भी कम ही करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो 3 केस हैं बहुत ही बेसिक वाले जो आपने शुरुआत में भी पढ़े हैं। 3 केस हैं बहुत ही बेसिक 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 जो आपने शुरुआत में भी पढ़े हैं बेटू, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आगे के 3 केस होते हैं ना, उनमें कभी कभार थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। केस 4, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने इशू करे पार पर, लेकिन जब रिडीम करेंगे तब प्रीमियम पर कर रहे हैं, यानी जब हम पैसा देंगे तो ज्यादा पैसा देंगे। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में सबसे पहली बात, हम जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट, सॉरी क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे सर, क्योंकि एक लायबिलिटी है जो फ्यूचर में देनी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इसको हम यहां पर क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, इसको शो करेंगे कि भाई ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जो हमारे लिए एक लॉस है, तो इसकी वजह से यहां लॉस भी आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जितना यहां अमाउंट उतना ही यहां अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नेक्स्ट है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, यानी कि डबल लॉस है आपके लिए। तो चाहो तो वो एक ही लॉस में दिखा दो, चाहो तो अलग अलग दिखा दो, आपके ऊपर है। तो आपने भैया इशू करा डिस्काउंट पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री होती। बट रिडीम पर भी क्या है, प्रीमियम है, तो यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो क्रेडिट करा, क्योंकि ये एक फ्यूचर की लायबिलिटी है, फ्यूचर में पे करनी है, बट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, और इसी की वजह से यहां पर आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। केस 6, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। आपने इशू भी प्रीमियम पर करा है, रिडीम भी प्रीमियम पर करा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो एंट्री होनी थी। बट रिडीमेबल भी प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन यहां आ गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनना। चाहे आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करा हो, चाहे जब आप रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पर कर रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, लॉस है। ये दोनों ही क्या है, लॉस है। ये दोनों ही क्या है, लॉस है। तो हमें इस लॉस को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। हमें इस लॉस को खत्म करना पड़ता है, हमें इस लॉस को साल बाय साल राइट ऑफ करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो क्या कहा गया, डिस्काउंट या लॉस ऑन डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, और हमें उसे जब तक उसकी लाइफ है तब तक थोड़ा 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 करके पूरा राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ किससे करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट से या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। अब देखो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में क्या बोलेगा, फिक्स्ड मेथड में आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि डिबेंचर्स का पेमेंट 10 साल बाद होगा, डिबेंचर्स का पेमेंट 20 साल बाद होगा, डिबेंचर्स का पेमेंट 5 साल बाद होगा, डिबेंचर्स का पेमेंट 8 साल बाद होगा, वो फिक्स है। फ्लक्चुएटिंग में बोलेगा डिबेंचर्स का पेमेंट 4 किस्तों में हो रहा है ईच, डिबेंचर्स का पेमेंट 3 किस्तों में हो रहा है ईच। देखो मैं समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, लेकिन यहां पर मैं लिखा भी है। फिक्स्ड में क्या होता है,
डिबेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो डिबेंचर्स है ना वो एक स्पेसिफाइड पीरियड पर रिडीम होंगे और यहां पर जो डिबेंचर है वो एनुअली पे हो रहे हैं। तो देखो कैसा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, 2000 डिबेंचर हैं यहां पर। अभी मैं फिक्स मेथड को समझा रहा हूं। 2000 डिबेंचर हैं, 100 का ईच है, तो ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया। ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब डिस्काउंट कितना है बेटा, 6% का। डिस्काउंट कितना है, 6% का। डिस्काउंट कितना है, 6% का, यानी कि 12,000। यानी कि टोटल लॉस एक तरीके से कितने का है, 12,000 का। टोटल डिस्काउंट कितने का है, 12,000 का। अब मैं इसे कैसे राइट ऑफ करूंगा, आपसे कहा जा रहा है 2000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच एट 6% डिस्काउंट, रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद पेमेंट करना है। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5, तो शायद 2400 आ जाएगा, शायद 2400 आ जाएगा। यस सर। तो हर साल 5 साल तक मैं कितना खर्चा राइट ऑफ करता रहूंगा, 2400। हर साल मैं क्या एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर 2400। ये कहता है फिक्स्ड मेथड। बट अगर यही फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो क्या होता, अमाउंट तो 12,000 ही है, अमाउंट तो 12,000 ही है, 2000 डिबेंचर है, 100 ईच और 6% डिस्काउंट है, लेकिन रीपेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 ईयर। यानी कि ये जो 2 लाख रुपए हैं ये 4 किस्तों में दिए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे 4 किस्त, यानी 4, 3, 2, 1। अब कैसे राइट ऑफ करेंगे, 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाई सबका टोटल, 4, 3, 7 तो 10। यानी पहली साल कितना राइट ऑफ होगा, 4,800, दूसरी साल 3,600, तीसरी साल 2,400, चौथी साल 1,200। इस तरीके से राइट ऑफ होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। 4,800, 3,600, 2,400, 1,200। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर। इसी तरीके से आप लॉस भी राइट ऑफ करोगे, मैंने यहां पर शो भी करा है, ये देखो 2,400 हर साल राइट ऑफ होगा, एंट्री होगी। तो यहां पर मैंने ये गलती से 5 लिख दिया है, गलती से 5 लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब और आगे की कहानी, अब और आगे की कहानी जो और इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं ना मुन्ना, उसका कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसको कुछ टाइम बाद आपको रिडीम करना पड़ता है, रिडेम्पशन करना पड़ता है। रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट करना पड़ता है 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब सपोज आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है 10 साल बाद, 10 साल बाद अचानक से पैसा आपके पास कहां से आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले से ही कुछ ऐसा रिजर्व अपने पास रखना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था अपने पास रखनी चाहिए कि जब आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना होना, आपके पास उतना पैसा वहां मौजूद रहे। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और एक होता है DRRI डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। एक होता है DRR और एक होता है DRRI। DRR एक रिजर्व है जो कि एक लायबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, हर साल जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना डिबेंचर का, उसका 10% DRR में डाला जाता है। अब मैं हर साल 10% डाल रहा हूं, हर साल 10% डाल रहा हूं, हर साल 10% डाल रहा हूं, जितना डाल रहा हूं उतना ही हो रहा है। क्या इसमें कुछ फायदा हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा। अगर यही पैसा मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं तो भाई साहब मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगी सालाना। यस सर। तो उसे बोलते हैं DRRI, जो कि एक एसेट्स होती है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 15% यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, DRRI में डालना पड़ता है। DRR क्या है, लायबिलिटी है, और DRRI क्या है,
एसेट्स है। DRR आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कितना 10% और DRRI आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 15%। DRR एक लायबिलिटी है तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। ये एक एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। ठीक है, यस सर। अब हम इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। अब इसकी हम अकाउंटिंग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको DRR पहले से ही दे रखा है तो आपको देखना है कि क्या वो 10% से ज्यादा है या 10% से कम है। अगर 10% से ज्यादा दे रखा है तो आपको 100% DRR डालना पड़ेगा, और अगर 10% से कम दे रखा है तो आपको टोटल 10% डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई बैलेंस दिया है तो उसके लेजर में क्रेडिट साइड जाएगा, किसके लेजर में, DRR के लेजर में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको DRR का कोई बैलेंस दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि DRR का लेजर बनाओ, तो DRR के लेजर में उस बैलेंस को कहां डालोगे, क्रेडिट साइड में। अगर कुछ बैलेंस और डालना है आपको DRR में तो कहां से डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, और यहां पर DRR कहां है, क्रेडिट साइड में, तो ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। जब आपका पूरा रिडेम्पशन हो जाएगा, जितने डिबेंचर्स थे उनका पेमेंट हो जाएगा, तो जितना पैसा आपके DRR में था उतना पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और DRR के लेजर में इसको हम डेबिट करेंगे और वो अकाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा। दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको। हर चीज लिखी है, हर चीज लिखी है, ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आए, हर चीज लिखी है। ये तो बात हो गई रिजर्व की। ठीक है, अब अगली बात होती है, अगर कोई बैलेंस दिया है तो उसके लेजर में डेबिट साइड में जाएगा, किसके लेजर में, DRRI। अगर आपसे पहले से ही कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आपको DRRI के लेजर में आप उसको कहां डालोगे, डेबिट साइड में। अगर नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर नहीं दे रखा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा जा रहा है, यानी एंट्री हो जाएगी DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को बेचा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अगर आपने परचेस किया है या इन्वेस्टमेंट किया है, एंट्री हो जाएगी DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने उसको सेल किया है, इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अगर फायदे पर बेचा है आपने तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, और घाटे पर बेचा है तो डेबिट होगा, और जितने का है उतने पर ही बेचा है तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आएगा और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जाएगा। आगे चलते हैं। जो आपका DRRI है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, जो आपका DRRI है ना बेटा, उस पर हमें क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है। जो आपका DRRI है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलती है। तो जब हमारे पास उसकी इंटरेस्ट आएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, और इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बाबू, यस सर। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही मतलब कि कह सकते हो कि डिबेंचर्स के चैप्टर में छुपा हुआ एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल अभी तक ICSI ने करा नहीं है। परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। बेटा जब हम डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सारा का सारा पेमेंट कर दें, हम इंस्टॉलमेंट में कर दें, हम उनको कन्वर्ट कर दें, या हम उन डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर लें। इसका मतलब क्या है कि डिबेंचर्स का भी टाइम नहीं आया है, डिबेंचर्स का भी टाइम नहीं आया है पेमेंट का, लेकिन आपके पास पैसा आ गया है।
तो आपने सोचा यार एक काम करता हूं, डिबेंचर्स को परचेस कर लेता हूं और इनको पैसा देके रफा दफा करता हूं। तो ऐसे केस में आप जब डिबेंचर्स को परचेस करते हो ना, तो बेटा दो केस हो सकते हैं, या तो आप उनका इमीडिएट कैंसिलेशन करोगे, या आप उन डिबेंचर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट ले रहे हो। या तो आप उनका इमीडिएट कैंसिलेशन करोगे, मतलब खत्म करोगे, कैंसिल करोगे, या आप उनको एज अ इन्वेस्टमेंट रख रहे हो अपने पास। अब दोनों केस में समझो, अगर आप इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए परचेस कर रहे हो तो आपके पास क्या आए, डिबेंचर्स आए कैंसिल के लिए, तो डिबेंचर्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब भी हम कभी बीच में डिबेंचर्स को परचेस करते हैं तो मोस्टली केस में जो डिबेंचर होल्डर है उसकी डिबेंचर की इंटरेस्ट ड्यू हो जाती है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इस डिबेंचर इंटरेस्ट के दो केस होते हैं बेटा, या तो कम इंटरेस्ट या फिर एक्स इंटरेस्ट। आप जो पैसा दे रहे हो अगर उसी पैसे में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट। आप जो पैसा दे रहे हो अगर उसी पैसे में डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है तो कम इंटरेस्ट, आपको अलग से पैसा नहीं देना, आपका फायदा हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और आपने इसके लिए क्या दिया, पैसा दिया, तो टू बैंक। हो सकता है 100 का पैसा था, 100 की फेस वैल्यू थी, आपने 98 का पैसा दिया, 97 का पैसा दिया, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट है, वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट में। लेकिन सर अगर हमसे बोला जाए कि डिबेंचर की इंटरेस्ट अलग से देनी है, यानी क्वेश्चन में केस है एक्स इंटरेस्ट का, क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट का केस है, आपको इंटरेस्ट अलग से देनी है, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो आप अलग से दोगे, तो वो आपका बैंक में जाएगा, ना कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। ठीक है, तो एक तो ये एंट्री हो गई पूरी। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका ईयर क्लोज होगा तो ये डिबेंचर की इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, डेबिट में, और ये आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। जब आप डिबेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आप डेबिट करते हो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर सॉरी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहां पर आप अपने आप को इंटरेस्ट देते रहते हो, यानी जब आप डिबेंचर की इंटरेस्ट दोगे तो उसमें आप इंटरेस्ट अपने आप को ही देते रहोगे। तो मैंने सोचा है कि जिस तरीके से मैंने शेयर्स वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल सेशन लिया था उसी तरीके से डिबेंचर्स वाले चैप्टर का भी न्यूमेरिकल सेशन में आपके लिए लूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशन एक लेके आए, न्यूमेरिकल सेशन जैसा शेयर का लिया था वैसे ही डिबेंचर का एक न्यूमेरिकल सेशन होना चाहिए आप लोगों के लिए, आपकी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवाई जाए उसमें, एकदम मजेदार बेहतरीन तरीके से हर तरीके के क्वेश्चन करवाए जाएं आपको, है ना। तो बताना कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपकी ये भी बताना। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आप दे रखा है सीरीज, यहां पर है माइक्रोशिफ्ट लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज पर फॉलोज। ए सीरीज में 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं फॉर कैश एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% पर दिए हैं। तो पहले वाले केस की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो 5 लाख के हैं बेटा, 5 लाख रुपए के, तो यहां पर 5 लाख आ गया, और 5 लाख का 20% प्रीमियम यानी कि 1 लाख, और टोटल कितना आ गया, 6 लाख रुपए। टोटल कितना आ गया बेटा, 6 लाख रुपए। दूसरा आपसे कह रहा है सीरीज बी ऑफ 5 लाख फॉर कैश 90%, यानी कि 10% का क्या है, डिस्काउंट है। 10% का क्या है,
डिस्काउंट है, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। तो 10% आपका कहां जाएगा, 5 लाख का 10% जाएगा, यानी 50,000 डिस्काउंट में पैसा आया 4.5 लाख और डिबेंचर्स में पूरे 5 लाख। थर्ड है सीरीज सी ऑफ 5 लाख नॉमिनल टू भारत बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ 4 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हमारे लोन लिया है और हमने 5 लाख का डिबेंचर दिया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जहां पर आप क्या करो बेटा, पहला ऑप्शन है जहां पर आप जो आपके डिबेंचर्स हैं उसको शो करो एज अ कोलेटरल, या मत करो, आपके ऊपर है। पहली एंट्री लोन की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख रुपए का, और दूसरी एंट्री अगर आप चाहो, अगर आप शो कर रहे हो तभी होगी, नहीं चाह रहे नहीं होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 5 लाख रुपए। देखो ये वाला कितना फंसाने वाला काम किया है, ये वाला कितना फंसाने वाला काम किया, मतलब कि बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाएं। सीरीज डी 5 लाख रुपए दिए, क्रेडिटर को 4.5 लाख रुपए देने थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एसेट्स खरीदी सर, यहां पे आपने क्या खरीदा है, एसेट्स खरीदी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर आपने डिस्काउंट में दिया है तो क्रेडिटर्स डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और टू आपके डिबेंचर्स, ठीक है। बाकी आपको ये इग्नोर करना है, राइट ऑफ का डिस्काउंट जो है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपके लिए। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे आपसे कह रहा है रामा लिमिटेड ने इशू करे हैं 5,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो भैया 1 लाख का 10%, सॉरी 1,000 का 10% कितना होगा, मैं अपना यंत्र उठा लूं, यंत्र उठा लेते हैं एक बार और फिर इसमें देखते हैं। देखो 5,000 इंटू 1,000 तो ये हो गया 50 लाख, 50 लाख का 5% तो ये हो गया 2.5 लाख, यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख का डिस्काउंट हो गया। आपसे कह रहा है द डिबेंचर्स आर रीपेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 ईयर्स, 4 साल में पेमेंट किया है, 4 4 3 2 1। तो आपका जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख इंटू 4/10 तो ये हो गया 1 लाख। तो पहली साल कितना राइट ऑफ होगा, 1 लाख, दूसरी साल कितना राइट ऑफ होगा, 75,000, तीसरी साल 50,000, चौथी साल 25,000, ऐसे ऐसे राइट ऑफ होता जाएगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ईयर बाय ईयर, इस तरीके से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं है, ऐसे ही मैं करवा रहा हूं। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और ये तो शायद जून 2025 का है, ये वाला क्वेश्चन शायद जून 2025 का है बेटू। दिव्या लिमिटेड ने परचेज करी है मशीन, तो भाई मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, किससे, तारा रारा, तो बोलो तारा रारा। तो मशीन है 1,20,000 की, बिल्डिंग है 2 लाख की, मशीन है 1,20,000 की, बिल्डिंग है 2 लाख की, और पैसा दे रहे हैं 3 लाख। ओम्फो, ओम्फो हो गया, ये तो ओम्फो हो गया भाई, ओम्फो हो गया। एसेट्स है 3,20,000 की और पैसा दे रहे हैं 3 लाख रुपए, यानी डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहां पर आ गया टू कैपिटल रिजर्व 20,000, टू कैपिटल रिजर्व 20,000, टू कैपिटल रिजर्व 20,000, ठीक है, यस सर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपने उसके लिए डिबेंचर इशू करे हैं 3,000 डिबेंचर 100 ईच,
तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, तारा डेबिट टू डिबेंचर्स 3 लाख रुपए, कॉमन सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका बेटा डिबेंचर्स का एक प्यारा सा वन शॉट, और आई होप सो कि इससे आपके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगला हम चलेंगे हमारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स की ओर, और देखेंगे कि उसमें आप कितने गोली चला पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी रही, कि आप चाहते हैं डिबेंचर चैप्टर का न्यूमेरिकल सेशन, तो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।